बच्चों मैं एक ट्राई कर रहा हूँ हर लेक्चर के बाद, हर चैप्टर के बाद एक कंप्लीट रिवीजन दे दूँ। तो अब इंडियस 38 का कंप्लीट रिवीजन मेरी कोशिश है हर चैप्टर का दे दूँ, तुम्हारे लिए इजी हो जाए। ट्रेन में आते जाते, बस में, कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते समय भी अगर ये तुम लेक्चर सुन लेते हो तो तुम्हारा पूरा चैप्टर रिकैप हो जाता है। नाउ इंडियस 38 इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मैंने तुम लोगों को फर्स्ट डे पे बताया था मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स और 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इंटेंजिबल एसेट्स बनने के लिए। कंडीशन नंबर 1, इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल सब्सटेंस हुआ तो फिर ये टेंजिबल एसेट्स माना जाएगा और इंडिया 16 में इसकी अकाउंटिंग होगी। इट शुड नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस। नंबर 2, इट शुड बी अंडर अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब हमारी ओनरशिप होनी चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हम दूसरे को इसको यूज़ करने से रेस्ट्रिक्ट कर सके। कोई दूसरा अगर हमारा इंटेंजिबल एसेट यूज़ करे तो हम उस पर लीगल एक्शन ले सके, उसको रोक सके उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने से। थर्ड कंडीशन थी, ये एक आइडेंटिफाइबल एसेट होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल एसेट होना चाहिए विच इज़ सेपरेट फ्रॉम अदर्स। और आइडेंटिफाइबल एसेट वो होता है जिसमें जिसको हम लोग सेपरेटली बेच सकते हैं, जिसको हम लोग सेपरेटली एक्सचेंज कर सकते हैं या रेंट पे देके रॉयल्टी कमा सकते हैं। दैट इज़ नोन एज आइडेंटिफाइबल। उसमें कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होना चाहिए। सो आइडेंटिफाइबल एंड सेपरेबल तभी होगा जब उसको हम लोग सेपरेटली एक्सचेंज कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। एंड इट शुड हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच शुड फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट्स, मतलब इट इज़ हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस, नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वैसे हुआ तो इन्वेंट्री हो जाएगी। और लास्ट कंडीशन है उसका कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए। अगर कॉस्ट मेजरेबल नहीं होगा तो इसको इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाएगा। सो देख लो, ये मैंने पूरा समझा दिया। 5 कंडीशंस क्या थी? इट शुड नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस, इट शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल एसेट सेपरेट विच इज सेपरेट फ्रॉम अदर एसेट्स, एंड नंबर 4 इज इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट एंड कॉस्ट मस्ट बी मेजरेबल, रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट कैन बी मेड। ये 5 में से एक भी कंडीशन फेल हुई तो इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाएगा। ऑल द अबव कंडीशंस आर कंपल्सरी, इट मीन्स ऑल द अबव कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई टू रिकॉग्नाइज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। अगर एक भी कंडीशन फेल हुई तो बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करूंगा मैं। अच्छा, उसके बाद सीधा पीएनएल में एक्सपेंस शो करूंगा मैं। फिर उसके बाद में अगला, कुछ आइटम्स तो इंटेंजिबल एसेट्स ही होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पेटेंट्स है, patents on formula or inventions, copyrights on displayed material or in written or in motion pictures। copyright या तो displayed written material पे होता है या motion pictures पे होता है। फिर ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, लोगो है, याद है पतंजलि का एग्जांपल दिया था मैंने। और फिर उसके बाद में साइंटिफिक नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है। फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट समझाया था मैंने, मेरे एक एजेंट अपॉइंट किया है जो मेरे को 5 लाख रुपया सिर्फ परमिशन टू सेल माई लेक्चर्स देगा, तो वो 5 लाख रुपए को अपने बैलेंस शीट में वो एजेंट एज ए इंटेंजिबल एसेट शो करेगा। और अगर एग्रीमेंट 5 साल का है तो 5 साल में वो एसेट को अमोर्टाइज करेगा। और जो लेक्चर बेच के वो पेमेंट करेगा, मेरे को कुछ परसेंटेज देगा, 40% 50% देगा, वो रॉयल्टी फीस है, रॉयल्टी फीस का पेमेंट है। कस्टमर का डेटाबेस है, अगर मैं कहीं से कस्टमर डेटाबेस खरीदता हूँ तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। लाइसेंस फॉर इंपोर्ट और शिपिंग लाइसेंस, ये सारे इंटेंजिबल एसेट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, डोमेन नेम है, ये सारे के सारे अपने इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। डोमेन नेम, ये सब अपने इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट टू एसेट्स नॉट कवर्ड, एसेट्स नॉट कवर्ड अंडर इंडियाज 38। अब कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनके लिए दूसरे स्टैंडर्ड्स है, वहाँ पे उनकी कवरेज होगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ तुमको, इंटेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, अगर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इंडियस 2। लेकिन इफ इट इज़ नॉट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हमने उसको रिटायरमेंट दे दिया है, तो फिर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इंडियस 105 में। इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस देन इंडियस 2, इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। बट नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, उसको रिटायर कर दिया इसलिए हेल्ड फॉर सेल रखा है,
तो 105 इंडियस 105 अप्लाई होगा। डिफर्ड टैक्स अगर है तो डिफर्ड टैक्स के लिए इंडियस 12। कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए तो इंडियस 116। एंड कोई एम्प्लॉयज़ बेनिफिट से रिलेटेड है तो इंडियस 19। हाँ, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है लेकिन उसके लिए इंडियस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड। और मिनरल ओर्स मिनरल ऑयल ये सब ये जो आइटम्स है इनके लिए इंडियस 106। तो इन पे इंडियस 38 इज़ नॉट एप्लीकेबल। इंडियस 38 इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस आइटम। अच्छा, फिर आ गया कॉन्सेप्ट 3 इनिशियल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें अगर इमीडिएटली परचेज करते हैं, परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट, दैट इज़ पेमेंट बाय कैश इमीडिएटली, और डिफर्ड पेमेंट, पहला पार्ट ये सीखा था। तो पहला पार्ट ये जो सीखा है इसमें तो क्या है, वैसे ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जैसे ही है। परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इसमें ऐड करना है नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और इसके साथ ऐड करना है हमको ब्रोकरेज कमीशन कोई भी अगर पे किया है, और टेस्टिंग फेज में जो भी ट्रायल रन कॉस्ट होगा वो ऐड करना है, और एनी अदर कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड डायरेक्टली विद एक्विजिशन। इन शॉर्ट, तुमको अगर इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया तो ये भी आ गया। परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, एड नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ब्रोकरेज कमीशन, खरीदने के समय जो ब्रोकरेज कमीशन लगा, ट्रायल रन टेस्टिंग चार्जेस, देन एनी अदर एक्सपेंसेस। ये आ गया कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। एंट्री पास कर देना, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन अगर कोई स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे कोई इंटेंजिबल एसेट वेबसाइट सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए, तो वो जो ट्रेनिंग का एक्सपेंसेस है वो ऐड नहीं करना है, क्योंकि स्टाफ ट्रेनिंग इधर लेगा, जॉब छोड़ के जाएगा और कहीं पे और काम करेगा ज़्यादा सैलरी पे। सो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस ऑलवेज P&L। एडवर्टीजमेंट में सर्टेनिटी नहीं है इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, इनकम जनरेट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जहाँ पे सर्टेनिटी होती है वही चीज़ कैपिटलाइज होती है। एडवर्टीजमेंट बेनिफिट दे भी सकती है नहीं भी दे सकती है, सर्टेन नहीं है, तो ये भी P&L के डेबिट में जाएगा। फिर उसके बाद में है जनरल ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो सीधा P&L में इसको ट्रांसफ़र कर देना। स्टार्टअप कॉस्ट, कोई ओपनिंग सेरेमनी है, कोई शुरू में मैं एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, तो वो सब P&L डेबिट में जाएगी। दैट इज़ एडवर्टीजमेंट ओनली, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। ऑपरेटिंग लॉसेस, अगर बिजनेस शुरू में कोई ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहा है, यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन रोका है, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उस टाइम पे प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लॉसेस। तो लॉसेस कैन नेवर बी कैपिटलाइज। सो ना तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, ना हम लोग एडवर्टीजमेंट को कैपिटलाइज करेंगे, ना हम लोग जनरल एंड सेलिंग ओवरहेड्स को कैपिटलाइज करेंगे, ना हम लोग ऑपरेटिंग लॉसेस को कैपिटलाइज करेंगे, ना स्टार्टअप कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। ये सब P&L के डेबिट में जाएगा। क्या कैपिटलाइज करेंगे? परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, कोई भी लीगल एक्सपेंसेस, फिर उसके साथ ब्रोकरेज कमीशन, और कोई ट्रायल रन चार्जेस, ट्रायल रन कॉस्ट, एंड एनी अदर एक्विजिशन कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड विद एक्विजिशन। एडवर्टीजमेंट नहीं, उसके साथ स्टार्टअप कॉस्ट नहीं, उसके साथ ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं, उसके साथ स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस नहीं, जनरल एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स नहीं, सब P&L में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में आ गया डिफर्ड क्रेडिट। डिफर्ड क्रेडिट में क्या है? दैट्स वेरी सिंपल, जो भी फ्यूचर पेमेंट होने वाला है उसमें से इंटरेस्ट हटा दो, डिस्काउंट कर लो, और डिस्काउंट करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी इसके लिए एंट्री पास कर लो। इंटेंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू creditor for asset, that is to vendor account. Regarding exchange of asset, India's 40, India's 16 में याद है, with commercial substance, without commercial substance। अगर with commercial substance है तो जो एसेट बेचा ना, सोच लो वो कैश में बेच दिया और वो कैश से नया एसेट खरीद लिया, तो पहले बेचने के टाइम पे प्रॉफिट लॉस बुक कर लो और कैश बैंक अकाउंट डेबिट, उसके जगह पे नया एसेट लिख दो। इन शॉर्ट, जाने वाला एसेट की जो फेयर वैल्यू है, आने वाला एसेट उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगा। और अगर विद लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस है, डज नॉट हैव कमर्शियल सब्सटेंस, तो जाने वाले एसेट की जो बुक वैल्यू है, आने वाले एसेट की एसेट को वही वैल्यू चिपका दो, खाली एसेट का नाम बदलेगा, वैल्यू वही रहेगी। सो हैज़ और लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इतना ही। ये मैंने करवाया, काफ़ी करवाया, इस पर क्वेश्चन यहाँ पे भी करवाया है, ये वाले स्टैंडर्ड में भी। फिर उसके बाद में एक बार ये हो गया ना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पे आ गए, देख लो ना। तो अभी क्या क्या हो गया, क्या क्या कर दिया,
हम लोग ने ये कर दिया, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स भी बता दिया। हाँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या, बिजनेस कॉम्बिनेशन में दूसरे कंपनी के सारे एसेट्स अपने पास आते हैं, टेंजेबल एज वेल एज इंटेंजेबल एसेट्स। जो टेंजेबल एसेट्स आएंगे वो तो फेयर वैल्यू पे लेना, इंटेंजेबल भी फेयर वैल्यू पे लेने का है। लेकिन अगर टेंजेबल एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू मान सकता हूँ, बट इंटेंजेबल एसेट्स की तो फेयर वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर इंटेंजेबल एसेट्स की फेयर वैल्यू नहीं है तो इन दैट केस अपने को उसको इग्नोर करना चाहिए। सी, बिजनेस कॉम्बिनेशन में कभी भी इंटेंजेबल एसेट्स जो होते हैं ना, इंटेंजेबल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेने का, अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो इग्नोर इट, डोंट टेक इट। अच्छा, फिर इंटरनली जनरेटेड, ये इंपॉर्टेंट था। इंटरनली जनरेटेड जो था ना, दिस वाज इंपॉर्टेंट। और ये इंटरनली जनरेटेड वाला है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। देख लो, जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए वो प्लीज सॉल्व करना। अभी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजेबल एसेट्स में दो टाइप के इंटेंजेबल एसेट्स मिलेंगे। नंबर 1, पहला मिलेगा सेल्फ जनरेटेड, दैट मीन्स इंटरनली जनरेटेड इंटेंजेबल एसेट विदाउट एनी कॉस्ट। और दूसरा मिलेगा इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, का मतलब है इंटेंजेबल एसेट्स विद सम कॉस्ट। अगर इंटेंजेबल एसेट्स विदाउट एनी कॉस्ट है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड ब्रांड नेम, पतंजलि एक सेल्फ जनरेटेड ब्रांड नेम है, कस्टमर डेटा लिस्ट, मैं तो एडवर्टीजमेंट कर रहा था लेकिन कस्टमर्स अपना नाम और एड्रेस भी दे रहे थे तो डेटा लिस्ट बन गई। तो ये सब जो होता है ना, ये सेल्फ जनरेटेड होता है, इनके लिए कॉस्ट नहीं लगता। गुडविल है, ब्रांड है, फिर कस्टमर्स लिस्ट है, पब्लिकेशन टाइटल्स, याद है चाचा चौधरी बताया था मैंने, फिर सॉरी जी बताया था। तो ये सब सेल्फ जनरेटेड ब्रांड नेम्स है, सेल्फ जनरेटेड इंटेंजेबल एसेट है। 1 रुपये का भी खर्चा नहीं किया तो मैं बुक्स में क्या लिखूँ। मेरी वो एक कंडीशन है ना, कॉस्ट मस्ट बी मेजरेबल, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। और 5 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होए ना तो इंटेंजेबल एसेट नहीं। ये तो पीएनएल में भी नहीं जाएगा क्योंकि कोई खर्चा ही नहीं लगा है। हाँ, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर इसकी बात करूँ तो जो रिसर्च फेज में खर्चा लगेगा वो जाएगा पीएनएल में, और जो डेवलपमेंट फेज में एक्सपेंसेस लगेगा वो कैपिटलाइज होएगा। रिसर्च फेज आइडेंटिफाइंग feasibility, आइडेंटिफिकेशन ऑफ feasibility तक रिसर्च फेज, एंड वंस द feasibility हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड उसके बाद जो भी खर्चा लगेगा मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, सब कुछ हम ऐड करेंगे डेवलपमेंट कॉस्ट में, और वो कॉस्ट ऑफ इंटेंजेबल एसेट बन जाएगा। जब तक अंडर डेवलपमेंट रहेगा वो क्वालिफाइंग एसेट है, और पूरा रेडी होने के बाद वो पूरे कॉस्ट के साथ इंटेंजेबल एसेट्स तैयार। तो देख लो यहाँ पे मैंने लिख रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी तक रिसर्च एक्सपेंसेस, एंड टेस्टिंग स्टेज आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी डेवलपमेंट फेज, ये है डेवलपमेंट फेज। रिसर्च एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या है, एंटरप्राइज शुड राइट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ पीएनएल स्टेटमेंट, पूरा का पूरा अमाउंट पीएनएल स्टेटमेंट में जाएगा। और डेवलपमेंट फेज में जो भी है मटेरियल, लेबर कॉस्ट, लीगल एक्सपेंस, टाइटल रजिस्ट्रेशन, कोई मास्टर कॉपीज बनाई, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड विद द टेस्टिंग दैट इज ट्रायल रन शुड बी एडेड, एंड मिल जाएगा अपने को कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स है, ये वाला पार्ट है लास्ट वाला, तो हम लोग ये इंड AS 20 में डील करेंगे। अभी तक इस पर मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है। सो ये हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन। अब इनिशियल रिकॉग्निशन कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग इनिशियल रिकॉग्निशन, मैं अगले कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद में मेरा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था दैट वाज रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। प्रेजेंटेशन में देयर कैन बी कॉस्ट मॉडल, और देयर कैन बी या तो कॉस्ट मॉडल होगा मैं, या तो रिवैल्यूएशन मॉडल। तुम बोलोगे सर AS 26 में दोनों था, नहीं, AS 26 में रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं था, बट यहाँ पे इंड AS 16 के तरह रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। तो इंड AS 16 में जो डिटेल में समझाया है ना कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, एग्जैक्टली वैसे ही सेम वही नोट्स फॉलो कर लेना, और कोई मैंने यहाँ पे नोट्स नहीं लिखा है। जब चीज़ें सेम है तो बार बार क्यों बोलूँ मैं। उसके बाद में प्रेजेंटेशन के बाद आ गई अमोर्टाइजेशन पॉलिसी। अब इसमें दो टाइप के इंटेंजिबल एसेट, वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है ना, तो उसका अमोर्टाइजेशन नहीं करना। जैसे लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है तो वी डोंट डेप्रिशिएट, सेम वे अमोर्टाइज नहीं करना जो इंटेंजिबल एसेट्स की लाइफ अनलिमिटेड है। लेकिन एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट जरूर करना विदाउट एनी इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन हो या नहीं हो, बट एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट जरूर होगा। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की लाइफ लिमिटेड है तो वो केस में अमोर्टाइजेशन में, अमोर्टाइजेशन का मतलब है डेप्रीसिएशन, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं होती ना इनकी, तो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अमोर्टाइजेशन। अब इसमें क्या है, पहला चॉइस है जो अपने को इनकम जनरेट होने वाली है ना, वो इंटेंजिबल एसेट को यूज़ करने से
वो इनकम जनरेशन के रेशियो में हमको इसको अमोर्टाइज करने का ओवर द यूजफुल लाइफ। वो अपने 5 साल के लाइफ में क्या इनकम क्या कैश फ्लोज देने वाले हैं, तो वो अपने को वो रेशियो में उसको अमोर्टाइज करने का। अगर वो नहीं मिलता है तो स्ट्रेट लाइन या आरबीएम, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है। लिखा हुआ था तो मैंने कॉपी कर लिया, बाकी इट मीन्स द सेम थिंग। सो अगर रेशियो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितना यूनिट्स बन रहा है वो नहीं मालूम है, तो फिर वो केस में स्ट्रेट लाइन और आरबीएम दैट यू विल डिसाइड, दैट सिलेक्शन इज 100% जजमेंटल। और रिगार्डिंग यूजफुल लाइफ हर साल के एंड में हमको यूजफुल लाइफ एसेस करनी चाहिए। अगर बढ़ रही है या कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग अमोर्टाइजेशन का अमाउंट री एस्टिमेट करेंगे। दिस इज रिगार्डेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। रिगार्डिंग सैल्वेज वैल्यू, इंटेंजिबल एसेट्स की सैल्वेज वैल्यू 0 होती है, लेकिन अगर कुछ सैल्वेज वैल्यू एक्सपेक्टेड है तो लिख देने का। मैंने बताया था सैल्वेज वैल्यू इज एक्सपेक्टेड समटाइम, सो अगर कुछ सैल्वेज वैल्यू एक्सपेक्टेड है तो वो लिख देने का। अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट्स की सैल्वेज वैल्यू होती है 0। ये हो गया अमोर्टाइजेशन। अभी अमोर्टाइजेशन के बाद आफ्टर अमोर्टाइजेशन सैल्वेज वैल्यू मोस्टली नील होती है, लेकिन अगर कहीं पे बिक सके और कुछ एक्सपेक्टेड है तो देन टेक सम सैल्वेज वैल्यू, अदरवाइज सैल्वेज वैल्यू इज नील। और डेफिनेट लाइफ में इम्पेयरमेंट का टेस्ट तभी करना, यू डू इम्पेयरमेंट टेस्ट ओनली व्हेन, तभी इम्पेयरमेंट का टेस्ट होगा जब कुछ इंडिकेशन मिले मार्केट से, एक्सटर्नल हो या इंटरनल इंडिकेशंस मिले। बट जिसकी लाइफ अनलिमिटेड है उसका एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट विदाउट एनी इंडिकेशन होना चाहिए और उसको अमोर्टाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, जब डी रिकॉग्नाइज करोगे इंटेंजिबल एसेट को, दैट मीन्स या तो बेच दोगे तब बुक से निकाल दोगे, या फिर उसको रिटायरमेंट दे दोगे तब बुक से निकालोगे, विच एवर इज अर्लियर। बेचोगे तो निकल जाएगा, या हेल्ड फॉर सेल है रिटायर कर दिया तो निकल जाएगा। हाँ, बेचने पे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्लोजर आई ऑलवेज से दैट्स इट्स अ चेकलिस्ट, इट्स ऑडिट रिक्वायरमेंट। सो ये लो इंटेंजिबल एसेट्स को मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन आंसर बच्चों तुमको सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो तुमको ही सॉल्व करने हैं। जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स करवाए सब रिटर्न प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स कभी भी ओरली नहीं होता, अकाउंट्स हमेशा रिटर्न होता है। ऑलवेज डू राइटिंग प्रैक्टिस। चलो दैट्स इट, सो विल स्टॉप दिस रिविजन लेक्चर। ये मैंने फुल रिविजन करवा दिया 15-17 मिनट के अंदर, विद इन 15 to 20 मिनट्स पूरा रिवीजन करा दिया। ये जब तुम लोग सुन लेते हो तो तुमको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बार सामने आ जाता है। और फिर जब तुम तुम्हारा नोट्स रीड करोगे, बिना रीड किए नहीं होगा, सिर्फ ये लेक्चर सुनने से नहीं होगा, इससे एक रिकैप हो जाता है। देन यू हैव टू डू योर सेल्फ रीडिंग। मेरे नोट्स पढ़ने हैं, मेरे क्वेश्चन आंसर्स लिख के सॉल्व करने हैं। जब वो करोगे देन इट विल बी परफेक्ट। एग्जाम में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो तुम कर दोगे। चलो बाय बाय, करते जाओ।